तो फिल्म की शुरुआत में हम जंगलों के बीच एक ईश नामी आदमी को देखते हैं। वो एक बायोलॉजिस्ट है और अपनी रिसर्च के सिलसिले में वो शहर से कई दूर जंगलों में रह रहा है। एक दिन इसी रिसर्च के दौरान उसे जंगल से एक जहरीला सांप काट जाता है। वो बहुत ज्यादा पैनिक हो गया और यहाँ उसका फोन भी गिर गया। किसी को वो अब मदद के लिए भी नहीं बुला सकता था। खुद ही उसने अपना हाथ सक करके जहर को निकालने की कोशिश की, लेकिन इससे भी काम नहीं बना। घर जाकर उसने कट भी लगा दिया, लेकिन देर हो चुकी थी। जहर उसके जिस्म में फैल रहा था और उसे अजीबोगरीब हेलुसिनेशंस हो रहे थे। वो कई दिन ऐसे ही पड़ा रहा। उसे लेने के लिए एक दिन बहुत से साइंटिस्ट भी यहाँ पे आए। उसे थोड़ा थोड़ा इस चीज का होश था। वो अभी भी जिंदा था, लेकिन उसके जिस्म में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। उसने हिम्मत करके इन लोगों को बुलाने की कोशिश तो की, लेकिन आवाज ना कर पाया। और ऐसे सब लोग ये जानकर यहाँ से चले गए कि ऐश यहाँ पर नहीं है। सीन कट होकर कुछ दिन बाद का हमें सीन दिखाया गया। उसने हाथ पे जो कट लगाया था, वहां से उसकी बॉडी से जहर बाहर निकलता रहा और जो थोड़ा बहुत जहर उसके दिमाग पे असर कर गया था, वो भी अब ठीक होने लगा था। बस उसे थोड़े बहुत हेलुसिनेशंस होते थे। होश में आने पर उसने फौरन शहर के हॉस्पिटल जाने का फैसला किया, अपनी गाड़ी साफ की और शहर की तरफ निकल गया। लेकिन एक अजीब चीज जो वो नोटिस कर रहा था, सड़कों पर कोई गाड़ी नहीं थी। और जब वो शहर पर पहुंचा तो वहाँ कोई इंसान जिंदा नजर नहीं आया उसे। सभी बिल्डिंग्स खाली पड़ी थी। ये देखकर वो पैनिक हो गया। यहाँ पर एक पेंडेमिक यानी एक वबा फैली थी। ये वबा इतनी खतरनाक थी कि इसने चंद ही दिनों में सारी की सारी आबादी को मार डाला। इश्क क्योंकि एक बायोलॉजिस्ट था, वो समझ गया कि काफी दिन वो आबादी से दूर रहा, इसीलिए इस बीमारी ने उसके ऊपर हमला नहीं किया और वो सरवाइव कर गया। जाहिर सी बात है, आबादी खत्म हो गई है तो ना कोई हुकूमत रही है और ना ही यहाँ कोई भी किसी भी चीज का मालिक रहा है। इसको यहाँ फौरन अपने पेरेंट्स का ख्याल आया। तेजी से वो गाड़ी घुमाते हुए जब घर गया तो उसने देखा कि उसके पेरेंट्स कई दिनों से मरे हुए थे और उनकी बॉडीज की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। वो बहुत रोया, लेकिन फिर उसने हिम्मत पकड़ी और अपने ही घर के बाहर उसने कब्र खोदकर उनकी बॉडीज को दफन कर दिया। सुबह उठकर भी उसने पूरा शहर देखा, कोई और सर्वाइवर जिंदा नहीं था। ये बात सोचते ही उसने फैसला किया कि वो एक दूसरे शहर जाएगा। उसने लॉस वेगस जाने का डिसाइड किया। कुछ जरूरत का सामान और गन लेते हुए वो निकल गया, लेकिन ब्रिज जो लॉस वेगस की तरफ जाता था वो भी सील था। उसे बहुत गुस्सा आया और लंबा रास्ता लेकर जैसे ही वो लॉस वेगस पहुंचा तो देखा कि यहाँ पे भी सभी लोग मारे गए। मॉल्स, बड़े बड़े होटल्स, कैसीनोस सब खाली थे। थक हार कर वो एक होटल में चला जाता है, वहाँ रात गुजारता है और महंगी चीजें एंजॉय करता है, क्योंकि अब ये सब कुछ उसके लिए फ्री था। वो अपनी उम्मीद खो चुका था कि उसे कोई मिलेगा, लेकिन लकीली अगले ही रात उसे दो लोग मिले। ये दोनों ही सरवाइव कर गए थे उस बीमारी से। लड़की ने अपनी दुखिया कहानी बताई कि उसने अपनी फैमिली को वीडियो कॉल पे मरते देखा है और अब उसे जीने की कोई उम्मीद नहीं, जबकि ये आदमी भी मरना ही चाहता था, क्योंकि ऐसी अकेली दुनिया में वो सरवाइव नहीं कर सकता था। आज रात के लिए ये लोग भी इश्क के साथ स्टे करते हैं, लेकिन सुबह होने पर इन लोगों के इरादे इश्क को खतरनाक लगे। उस आदमी के पास एक गन थी और वो तीनों को मारने का इरादा रखता था ताकि तीनों की मौत आसान हो जाए, लेकिन इश्क को जीना था, इसलिए वो उठकर वहां से बाहर निकल गया और पीछे उसे गोलियां चलने की आवाजें सुनाई थी। यानी उन दोनों ने अपनी जान ले ली थी। इस हादसे ने उसे और भी ज्यादा तोड़ दिया था। उसे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि अब वो पूरी दुनिया में अकेला ही रह गया है। तेज गाड़ी चलाते हुए वो अपने घर वापस लौट आया। रास्ते में उसकी गाड़ी के सामने एक डॉग भी आ गया था। वो डॉग भी बिल्कुल इश्क की तरह अकेला था। इश्क ने इसे अपना साथी बना लिया और उसे जीने की एक नई उम्मीद मिली। इसने एक नई सिरे से अपनी लाइफ गुजारना शुरू की। सर्वाइवल की किताबें पढ़ना शुरू। खाने पीने की तो यहाँ कोई कमी नहीं थी, कमाने की अब जरूरत भी नहीं थी। रोज काम करने के वक्त वो पूरे टाउन में घूमता था इस उम्मीद से कि शायद उन्हें कोई सर्वाइवर मिल जाए, लेकिन हर रोज वो ना उम्मीद लौटता था। एक दिन वो जब चाय पीते हुए अपने डॉग के साथ विंडो के पास खड़ा था तो तभी उसका डॉग अचानक से भौंकने लगा, क्योंकि उसे किसी इंसान के होने का पता चला था। दूर एक घर में से धुआं निकल रहा था। साफ मतलब था कि वहाँ पे कोई इंसान हो सकता है। फौरन उसने गाड़ी निकाली और उस घर की तरफ बढ़ गया जहाँ से धुआं दिखाई दे रहा था। किस्मत से वहाँ पे एक लड़की थी जो उसे देखकर तो डर गई। इसने उसे यकीन दिलाया कि वो उसे नुकसान पहुंचाने नहीं आया, वो खुद भी एक अकेला इंसान है और किसी दूसरे सर्वाइवर की तलाश कर रहा है। ये बात सुनकर उस लड़की ने उसे अपने घर आने की इजाजत दे दी। इस लड़की का नाम था एमा। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि उस पेंडेमिक को लगभग 1 साल गुजर चुका है। एमा और इश दोनों ने ही
इस पूरे 1 साल में उन दोनों के अलावा किसी दूसरे सर्वाइवर को नहीं देखा। ये दोनों खुश थे कि उन्हें एक दूसरे का साथ मिल गया, नहीं तो अकेले जिंदगी गुजारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। ये लोग डिप्रेशन में जा रहे थे क्योंकि इंसान सोसाइटी में रहने का आदी है। अकेले रहकर उनकी दिमागी हालत काफी हद तक खराब हो चुकी थी। इन दोनों ने फैसला किया कि ये दोनों एक साथ ईश के घर पे रहेंगे, क्योंकि ईश के घर के बहुत पास जनरल स्टोर भी था जहाँ पर खाने की सप्लाईज थी, और ईश ने वैसे भी अपने घर पे बहुत सारी चीजें स्टोर भी की हुई थी जिनसे इनका जीना आसान हो सकता था। एमा भी ईश के घर आ जाती है। यहाँ पर जब ये दोनों एक साथ रहना शुरू करते हैं तो इनकी जिंदगी पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। एमा ईश का काफी सारे कामों में साथ देती है, वो ईश का हुलिया ठीक करती है, और साथ ही साथ ये लोग ईश के घर की रेनोवेशन भी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ईश ने इस पूरे 1 साल में अपने घर पर ध्यान नहीं दिया था। एक साथ काम करने के लिए ये रोज सुबह उठते और अपना टारगेट पूरा करते। ये दोनों ये भी समझते थे कि अगर दुनिया में सिर्फ ये 2 ही लोग बचे हैं तो अब इन्हें आबादी भी बढ़ानी चाहिए। पहले तो ये दोनों का फैसला था, लेकिन ईश को जब पता चला कि एमा प्रेग्नेंट हो गई है तब वो बहुत ज्यादा डर गया। उसे डर था कि क्या उसके बच्चे इस अजीब सी दुनिया में सरवाइव कर पाएंगे। एमा उसे हौसला देती है कि सब बेहतर हो जाएगा। ईश जो कि एक बायोलॉजिस्ट था, वो बुक से पढ़कर बच्चे के पैदा होने के तरीके देखने लग जाता है, क्योंकि वो जानता था कि ये दोनों अकेले हैं और उन्हें ये काम खुद ही करना पड़ेगा। साथ ही ये दोनों इस घर को परफेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे थे। ईश ने यहाँ पे सोलर पैनल्स भी लगा लिए थे ताकि उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी की कमी ना हो। पेंडेमिक को क्योंकि काफी वक्त गुजर गया था, शहर भी जंगल की तरह बनने लगे और जंगल के जानवर शहरी इलाकों की तरफ आने लगे। उनके लिए ये बड़ा खतरा बनता जा रहा था, इसलिए उन्होंने अपने घर के इर्द गिर्द एक बाड़ बना ली और इन जानवरों से बचने के लिए अपने पास कुछ हथियार भी रख लिए। इन लोगों ने खुद भी बहुत से पालतू जानवर पाल लिए थे जिनसे इनकी जरूरत की चीजें पूरी होती रहें, और ये लोग ज्यादा से ज्यादा मसरूफ भी रहें। इंसान ना होने की वजह से इर्द गिर्द का सारा इलाका हरा भरा हो गया और यहाँ की हवा भी बहुत साफ हो गई। इनकी सेहत भी अच्छी हो गई थी पहले से काफी। इनकी लाइफ एक तरह से परफेक्ट ही थी, लेकिन फिर एक दिन इनको एक और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ गया। पता नहीं कहाँ से शहर में बेतहाशा चूहे आ गए। इनको देखकर ईश बहुत ज्यादा पैनिक हो चुका था। इन चूहों को अपने घर से दूर रखने के लिए ईश ने सारा आड़ कबाड़ अपने घर के इर्द गिर्द जलाना शुरू कर दिया, लेकिन ये एक रात तक काम कर सकता था। एमा ने उसे समझाया कि हम इसका भी हल निकाल लेंगे। सुबह होने पर ईश घर से बाहर गया और आसपास से बहुत सारी बिल्लियों को लाकर उसने यहाँ पर छोड़ दिया। बिल्लियों ने ये चूहे खाना शुरू कर दिए और आखिर ये लोग इस प्रॉब्लम से भी निकल गए। फाइनली अब वो दिन भी आ गया था जब एमा को अपने बच्चे को जन्म देना था। ये सारा काम ईश खुद हैंडल करता है और हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों के पास एक बहुत ही प्यारी बेटी पैदा हुई थी, जिसे देखकर ये लोग बहुत ज्यादा खुश थे। जीने की एक नई उम्मीद जो मिल गई थी इन्हें। इसके बाद ये लोग अब सड़कों पर जाकर अपने घर का एड्रेस लिखाते हैं, इस उम्मीद में कि अगर कोई सर्वाइवर यहाँ तक आए तो वो उनके घर पहुंच जाए खाना और पानी के लिए। देखते ही देखते 6 साल और गुजर गए। ईश किसी काम के लिए जंगल की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक उसकी कार के सामने एक जंगली जानवर आ गया। डर कर ईश बाहर निकला तो उसने जानवर को देखा। वो अभी जिंदा था, दर्द में तड़प रहा था, इसलिए ईश ने उसकी मुश्किल आसान की और उसे शूट करके मार डाला। ये सब दूर खड़ी एक लड़की देख रही थी। गन की आवाज सुनकर वो घबराकर जंगल के अंदर भागने लगी। ईश ने भी उसे भागता देख लिया और वो फौरन उसके पीछे भागा उसे पकड़ने के लिए। इस लड़की को लग रहा था कि ईश उसे नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन ईश ऐसा नहीं था। वो लोग तो खुद सर्वाइवर्स को ढूंढ रहे थे। वो जब इस भूखी लड़की को एक सेब खाने को देता है तो ये लड़की समझ जाती है कि ईश बुरा नहीं है। ईश उसे अपने साथ घर लाना चाहता था, लेकिन ये लड़की उसके साथ गाड़ी में नहीं बैठी बल्कि पीछे ट्रंक में बैठ गई। घर आने पर भी देखने को मिला कि वो लड़की ट्रंक से निकलने को तैयार ही नहीं थी। घर पर हमें देखने को मिला कि इतने सालों में ईश और एमा के 2 बच्चे हो चुके थे और अब उनके पास एक तीसरा बच्चा भी पैदा होने वाला था। इन्होंने जो पूरे टाउन में अपना एड्रेस लिखा था उसे देखते हुए 2 और सर्वाइवर इनके साथ रहने आ गए थे, जिनका नाम था जॉर्ज और मरीना। और अब पिछले 1 साल से ये लोग ईश और एमा के साथ ही रह रहे थे, क्योंकि यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं थी। खैर, ईश जिस लड़की को जंगल से लेकर आया था वो लड़की अभी भी ट्रक से बाहर नहीं निकली थी। पूरी रात भी उसने ट्रक में ही गुजार दी। मरीना सुबह होने पर जब उसे खाना देने आई तो घबरा कर उसने खाना भी दूर फेंक दिया। तब मरीना ने उसे काम डाउन किया और अपनी कहानी सुनाई कि वो और जॉर्ज काफी महीनों से इस अकेले दुनिया में भटक रहे थे। उन्हें ईश और एमा का एड्रेस मिला और वो उन्हीं के साथ रहने लग गए। उसने बताया कि ये दोनों बहुत अच्छी हैं और यहाँ पे किसी चीज की कमी नहीं। उसकी ये बातें सुनकर ये लड़की थोड़ा काम डाउन होती है और इनके साथ घुलने मिलने लग जाती है। लेकिन अजीब बात थी, उस लड़की ने ना तो ज्यादा बात की थी अभी तक और ना ही उसने अपना नाम बताया था।
मरीना एक दिन उसका सामान देखती है तो उसमें अजीबोगरीब ड्राइंग्स उसे दिखाई देती हैं। साथ ही उसे एक लेटर में इस बच्चे का नाम ईवी पता चलता है। उस लेटर में लिखा था कि इस पेंडेमिक के दौरान उसके डैड ने उसके साथ ज्यादती कर दी थी, जिसकी वजह से अब वो अपने सामने आने वाले हर इंसान से डरती है। ये लेटर उसकी मॉम ने लिखा था, जिसमें वो चाहती थी कि ईवी जिसके भी पास जाए वो उसका ख्याल रखे, क्योंकि उसकी मॉम खुद ही मरने वाली थी। ये बात जानकर सभी ईवी का पहले से ज्यादा ध्यान रखने लग जाते हैं। इसी रात एमा को तीसरा बच्चा पैदा होता है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। 1 साल ऐसे ही गुजर जाता है। एक दिन उन्हें अपने एरिया में किसी के आने की खबर मिलती है। सभी लोग डर जाते हैं। छोटे बच्चों को अंदर भेजकर सभी बड़े लोग गन्स लेकर बाहर निकलते हैं चेक करने के लिए कि यहाँ पर कौन आया है। इन्हें पता चलता है कि ये एक और सर्वाइवर्स का ग्रुप था, जिसमें टोटल 4 लोग थे। ये लोग भी ईश और एमा का एड्रेस देखते हुए यहाँ पहुंचे थे। इसमें एक डॉक्टर थी मोली, जिन्होंने इन सबको बताया कि इतने सालों में वो सिर्फ इन 4 जिंदा इंसानों से मिल पाई है और उसके बाद वो अब ईश की फैमिली से मिल रही है। इनके हुलिया और बातों से लग रहा था कि ये लोग नुकसान नहीं पहुंचाएंगे किसी को भी, इसीलिए ईश और एमा इन्हें भी अपनी फैमिली में शामिल कर लेते हैं। वैसे भी यहाँ चीजों की तो कोई कमी है ही नहीं। अब ये लोग एक साथ मिलकर एक बड़ी सोसाइटी बना सकते हैं। ईश इन नए मेंबर्स को इस दुनिया में सरवाइव करने के रूल्स बताता है कि इन्हें हर वक्त अपने हथियार अपने पास रखने होंगे, क्योंकि ये दुनिया अब एक जंगल की तरह बन गई है। जंगली जानवरों का सामना इन्हें आए वक्त हो सकता है। ये लोग सप्लाईज लेने के लिए जब भी यहाँ से बाहर निकलते हैं तो जरूरी है कि ये लोग ग्रुप की शक्ल में निकले, नहीं तो कोई भी जंगली जानवर या कोई और चीज इन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। ये सारे असूल बताने के बाद ये लोग सप्लाईज इकट्ठी करने के लिए यहाँ से बाहर निकलते हैं मॉल और हॉस्पिटल की तरफ। मोली जो एक डॉक्टर थी, उसने हॉस्पिटल से बहुत सारी ऐसी चीजें इकट्ठी कर ली थी जिन्हें ये अपनी कम्युनिटी में ले जा सकते थे और जिनसे इन सब लोगों का इलाज हो सकता था। खैर, सालों का वक्त गुजर जाता है और हमें पता चलता है इस पूरे ग्रुप में काफी सारे बच्चे हो गए थे और दूसरे कपल के पास भी बच्चे थे। इनकी कम्युनिटी अब बड़ी होती जा रही थी। ईश अपने सारे बच्चों को पढ़ाता था और उन्हें बताता था कि पहले की कम्युनिटीज कैसे होती हैं, इंसान कैसे सरवाइव करते हैं। वो उन्हें पढ़ा रहा था ताकि आने वाले वक्त में उन्हें कोई मुश्किल ना हो। जिंदगी इनकी नॉर्मल गुजर रही थी। घर के आसपास पूरा जंगल उगाया था और इसी जंगल में से एक दिन एक बहुत बड़ा शेर इनके घर में आ घुसा। शुक्र था कि ठीक वक्त पर ईश की नजर उसके ऊपर पड़ गई। अपने बच्चों को बचाने के लिए ईश वहां पे आ गया और शेर ने उसके ऊपर हमला कर दिया। इससे पहले कि ये लोग उसे कुछ कर देते, शेर ने उसे चीर फाड़ डाला। ये देखकर सभी पैनिक हो गए। सभी जब यहाँ आए तो शेर यहाँ से चला गया। एमा ईश की यह हालत देखकर गुस्से से पागल हो गई और उसने गन लेकर जाके जंगल में उस शेर को शूट करके मार डाला। जबकि यहाँ ठीक वक्त पर मोली के साथ सभी लोगों ने मिलकर ईश की जान बचा ली और फिर उसका ट्रीटमेंट भी होने लगा। काफी हफ्ते लगे, लेकिन फिर ईश पहले जैसा सेहतमंद हो गया। देखते ही देखते अब 17 साल भी गुजर गए। इन सब लोगों के बच्चे अब जवान हो चुके थे। हमें पता चलता है कि इतने सालों बाद ईश की बड़ी बेटी हैदर उनके ही ग्रुप के एक लड़के में इन्वॉल्व होने लगी। इनकी दोस्ती काफी अच्छी थी और इनकी दोस्ती से किसी को भी एतराज नहीं था, क्योंकि इन्हीं सब लोगों ने आपस में रिलेशन बनाने थे। हैदर और ये लड़का अब इस दुनिया को एक्सप्लोर करने और सर्वाइवर्स ढूंढने की उम्मीद में इस टाउन से बाहर जाना चाहते थे। इस चीज पे भी किसी को कोई एतराज नहीं हुआ और ये लोग उन्हें गन्स और कुछ जरूरी सामान देकर सफर पे भेज देते हैं। उनके जाने के बाद यहाँ पर एक और मसला बन जाता है। बाकी रिसोर्सेज तो इनके पास ठीक ठाक थे, लेकिन अब इन्हें पानी की कमी का सामना करना पड़ गया था। डैम पर जाके इन्हें पता चला कि डैम्स का पानी खत्म हो रहा है और ये मसला इनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता था। कुछ दिन बाद इनके एरिया में आता है एक और सर्वाइवर्स का ग्रुप, जिनके पास 2 ट्रक थे। उनके पास पेट्रोल की कमी थी जो वो ईश से मांगने के लिए आए थे। इसके बदले वो उनसे कहते हैं कि हम आप लोगों की पानी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ड्रिल मशीन है और जमीन के नीचे से ड्रिल करके अभी भी पानी निकाला जा सकता है। ईश को ये ऑफर बुरी नहीं लगी थी। उसने अपनी कम्युनिटी में इन लोगों को रख तो लिया, लेकिन अपने सभी लोगों को वार्निंग दे दी कि संभल के रहना, हो सकता है कि ये सर्वाइवर्स खतरनाक हों। दिखाया जाता है कि अब इन लोगों ने अपनी डील के मुताबिक ईश के घर पे ड्रिलिंग शुरू कर दी थी। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिर पानी निकल भी गया और ये लोग बहुत ज्यादा खुश हुए। डील पूरी हो चुकी थी। ईश के लोगों ने भी इन्हें ऑयल दे दिया और आज रात इन्होंने सेलिब्रेट किया। सुबह होते ही इन लोगों को यहाँ से निकल जाना था। ईश ने नोटिस किया कि उस ग्रुप का लीडर चार्ली बड़े ही मशकूक अंदाज में रात के वक्त उनके एक कमरे से निकल रहा था और बाहर उसका एक बंदा पहरा दे रहा था। उसने जब जाके देखा तो पता चला उसने ईवी को टॉर्चर किया था।
ईश ने जल्दी से ये बात अपनी पूरी कम्युनिटी को बताई। ये बात सच में खतरनाक थी। ईवे ने बताया कि वो कह रहा था कि अब वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर सप्लाईज काफी ज्यादा हैं और उसके पास बहुत सारी गन्स भी हैं। ये जानकर सभी लोग घबरा जाते हैं और ईश को लगता है कि अब उन्हें चार्ली को मारना चाहिए। अगर उन्होंने चार्ली को ना मारा तो वो उनकी इस पूरी कम्युनिटी को मार देंगे जो इतने सालों बाद बनी है। चार्ली को मारने के हक में तो सारे थे, लेकिन कुछ का ख्याल था कि अभी इस दुनिया में बहुत कम लोग बचे हैं। अगर उन्होंने चार्ली को मार दिया तो ये आबादी में बहुत बड़ी कमी नजर आएगी। तब ईश उनसे कहता है कि अगर हमने चार्ली को ना मारा तो हम लोग भी मारे जाएंगे। अब ये लोग एक प्लान बनाते हैं और बाहर निकलकर चारों तरफ से चार्ली को घेर लेते हैं। इससे पहले कि चार्ली कुछ कहता, ईश ने एक कुल्हाड़े से उसकी जान ले ली और उसके बाद उसे दफन कर दिया। ये सब करने के बाद उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। उसने पहली मर्तबा किसी को मारा था, वो भी अपने सर्वाइवल के लिए। वो जानता था कि ये गलत काम नहीं, उसने अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए ये सब किया, लेकिन फिर भी वो दुखी था। सुबह होने पर ये लोग चार्ली के ग्रुप को बताते हैं कि इन्होंने इनके ग्रुप लीडर चार्ली को मार दिया है क्योंकि उसने इनकी कम्युनिटी की एक लड़की को टॉर्चर किया था। चार्ली की मौत का सुनकर चार्ली के पूरे ग्रुप को ज्यादा बुरा नहीं लगा और कुछ ने तो ये भी बताया कि चार्ली अपने लीडर होने का फायदा उठाता था। उसने अपने ग्रुप की लड़कियों को भी टॉर्चर किया था, इसीलिए सारे लोग उसके मरने से खुश ही थे सिवाय उसके एक दोस्त के जो इनके ऊपर खूब चिल्लाता है। ईश अब चार्ली के पूरे ग्रुप से कहता है, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं, आप सब लोग यहाँ सुकून से रह सकते हैं, लेकिन ये लड़का नहीं, क्योंकि इसमें से मुझे चार्ली जैसी ही बू आ रही है। ये हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। सब लोगों की एक जैसी राय लेकर सजा के तौर पे ये लोग चार्ली के दोस्त को अपनी कम्युनिटी से बाहर निकाल देते हैं। पहले तो ये लड़का निकल गया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वो बाहर की कम्युनिटी में अकेला सरवाइव नहीं कर पाएगा तो वो वापस पे आया, लेकिन ईश ने अपनी कम्युनिटी की सिक्योरिटी के लिए उसे कबूल नहीं किया। देखने को मिला कि कम्युनिटी के सभी बच्चे पुरानी ही रिसर्च से एक प्लेन बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो जानते थे कि कुछ ही दिनों में वो इसे परफेक्टली बना भी लेंगे, लेकिन उससे पहले ही इनकी कम्युनिटी को एक और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ गया। कम्युनिटी के बहुत से लोग उसी वायरस से इन्फेक्टेड हो गए जो वायरस आज से 20 साल पहले फैला था, जिनसे पहले ये सारे सर्वाइवर्स किसी न किसी तरह इम्यून हो गए थे। मोले के पास काफी सारी मेडिसिन थी जिसकी वजह से उसने इन सबका इलाज तो किया, लेकिन ईश का बेटा वो बहुत ज्यादा बीमार था। उसकी इतनी ज्यादा खराब हालत की वजह से पूरी ही कम्युनिटी परेशान थी। इसी परेशानी में हम देखते हैं कि ईश की बड़ी बेटी अकेले वापस घर लौटती है। वो रो रही थी। सबने उससे उसके पार्टनर के बारे में पूछा और रोते हुए उसने कहानी बताई कि ये लोग जब सफर पर निकले तो इन्होंने बहुत सारे शहर ढूंढे, सर्वाइवर्स की तलाश की, एक एक घर छान मारा, लेकिन कोई सर्वाइवर इन्हें ना मिला। ये जगह जगह अपने घर का एड्रेस लिखते रहे और फिर ये लोग एक जगह पहुंचे जहां जंगलों में इन्हें एक इंसान मिला और उसने हैदर के पार्टनर को पकड़ के मार दिया। उसने कहा था कि ये चार्ली का बदला है, यानी साफ मतलब है ये वही आदमी था जिसे ईश ने अपने ग्रुप से निकाल दिया था। हैदर ने बताया कि मैं अपनी जान बचाने के लिए और क्या भी करती, मैंने उसे भी मार डाला और फिर तेजी से अपने घर वापस लौट आई। सब लोग दुखी थे, अभी इस दुख से निकले नहीं थे कि ईश का दूसरा बेटा भी मर गया। बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हुई। ईश के बेटे के मरने के बाद उनकी कम्युनिटी के 3 और मेंबर्स मारे गए और इस हादसे से ईश बुरी तरह टूट गया। उसका अब इस दुनिया में रहने का दिल नहीं करता था, वो इस दुनिया से जाना चाहता था, लेकिन तब एमा ने उसका साथ दिया, बिल्कुल उसी तरह जब वो बिल्कुल अकेला था। उसने कहा, देखो जब हमें कोई नहीं मिला था हम दोनों ने मिलकर जिंदगी की शुरुआत की और अब तो हमारा इतना बड़ा ग्रुप बन गया है, हमें ही इस दुनिया को आबाद करना है। तुम अगर ऐसे ही हार मान जाओगे तो ग्रुप के बच्चों को कौन ट्रेनिंग देगा। उसकी बात सुनकर ईश को थोड़ा हौसला मिला और वो पहाड़ों पे चला गया सनराइज देखने के लिए। पिछली दुनिया के सनराइज से बहुत मुख्तलिफ था। पहले जैसे ये नेचर के रंग फीके लगते थे, अब हर चीज में ताजगी थी। ये देखकर ईश को एहसास हुआ कि ये पहले वाली दुनिया नहीं रही, ये एक नई दुनिया है। वो अपने बच्चों को पहले वाली दुनिया में रहने की तरबियत दे रहा था, ये गलत था। वो समझ गया कि अब उसे अपने बच्चों को इस नई दुनिया में सरवाइव करना सिखाना है। घर जाके यही स्पीच वो अपने बच्चों को देता है कि हम अभी तक गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे थे, हम पुरानी दुनिया में चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब पुरानी दुनिया रही ही नहीं तो फिर उसमें चलने की ट्रेनिंग क्यों लेनी है। ये एक नई दुनिया है और हमें इसके मुताबिक चलना है। ईशनी ने कहा कि अब से तुम लोग वही सीखोगे जो नेचर तुम्हें सिखाएगा और जो इस दुनिया में रहने के लिए जरूरी है। इस दुनिया में इनकी कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद हो गई थी, तो इसीलिए इन्होंने फैसला किया कि ये अब अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाएंगे। इन्होंने दोबारा से एक नया रेडियो बनाया जिनसे इनकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो गई।
इसके बाद आए दिन ईश नए नए सोशल इवेंट्स रखने लगा, जिसमें बच्चों को एहसास हुआ कि कैसे सभी इंसान मिलजुल कर जिंदगी गुजारते हैं। ईश ने अब अपनी ये कोशिश अपने तक नहीं रखी, उसने अपनी कम्युनिटी से बाहर निकलकर अपने शहर को भी रेनोवेट करना शुरू किया, दोबारा होटल्स को आबाद किया और फिर अपने आसपास के शहरों को भी ठीक करने का इरादा कर लिया। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बूढ़े ईश को उसके पोते के साथ दिखाया जाता है, जो उसे ये सारी कहानी बता रहा था। वो उसे कहता है कि ये दुनिया बिल्कुल हमारी ही पीढ़ी है, जिसे अब तुमने आगे बढ़ाना है। ये कहते हुए ही ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।